हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्या क्या आर्ग्यूमेंट किए गए हैं, इसको हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसमें से स्टूडेंट, जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म किया गया है, पहला जो क्रिटिक किया गया है वो है एक्सेसिव लिमिटेशंस। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, एक्सेसिव लिमिटेशंस उसमें लगा दी गई हैं। जैसा कि ये कहा गया है कि जो डिफरेंट क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक तरीके से तो हमको राइट देते हैं इंडियन सिटीज़न को, लेकिन क्या है वहीं दूसरी तरफ से ये क्या करते हैं, उन पर लिमिटेशंस लगा देते हैं, ठीक है, और उन फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन लेते हैं, कर्ब कर लिया जाता है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में ये कहा गया कि ये क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर क्या है, केवल और केवल पॉलिटिकल राइट्स को प्रोवाइड कराया गया है और इसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए कोई भी प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। नेक्स्ट क्रिटिक जो किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या है, क्लैरिटी नहीं है। ये कहा गया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में जो क्या हैं, कई ऐसे शब्द हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर है, माइनॉरिटी है, ठीक है, इन सब को डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है और इनकी डेफिनेशंस को दिया ही नहीं गया है। और इसको क्या है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने एडवांटेज के बेसिस पर क्या है, डिफ़ाइन कर सकती है और इससे क्या हो सकता है, टाइम पर स्टेट के द्वारा जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इनको कर्ब किया जा सकता है, क्योंकि क्या है, इन फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें एम्बिग्विटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनका नेचर कैसा है, नो परमानेंसी, मीन्स कि क्या है, ये अपने नेचर में क्या है, परमानेंट नहीं है, इनको क्या है स्टेट के द्वारा किसी भी टाइम कर्ब किया जा सकता है, कभी भी इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन पर क्या कर लिया जाता है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है और अंडर आर्टिकल 20 और अंडर आर्टिकल 21 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सभी इंडियन सिटीज़न के वो कर्ब कर लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और स्टूडेंट, ये बताया गया है 4th क्रिटिक्स में कि जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो नेचर है वो क्या है, सैक्रोसैंक्ट है, मींस वो क्या है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, इनको टाइम पर स्टेट के द्वारा कर्टेल किया जा सकता है और इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया गया है वो है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसमें ये बताया गया है कि जब भी हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस टाइम पर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर दिया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और कर्टेल कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी अंडर आर्टिकल 20 और अंडर आर्टिकल 21 हम इंडियन सिटीजन्स के पास क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं, हमारे पास उनकी इन्फोर्समेंट के लिए राइट रहते हैं एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारे पास क्या हैं, ये दोनों राइट्स एज ए एक्सेप्शन रहते हैं।
नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया गया है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग कि ये क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, एक्सपेंसिव रेमेडी हैं। इनको इसी एक्सपेंसिव रेमेडी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी भी पुअर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो क्या है, जुडिशियरी में जाकर उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है वो रिट इशू नहीं करवा पाता है, क्योंकि क्या है, जुडिशियरी की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है पुअर पर्सन्स के लिए। और ये कहा गया है कि जो ये क्या है, जो ये इन्फोर्समेंट की प्रोसेस है फंडामेंटल राइट्स की, वो केवल क्या है, रिच लोगों के ही पहुंच के अंदर है। ठीक है, जबकि जो पुअर लोग हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो क्या है, वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाते हैं, वो इस चीज़ का फिर अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो जुडिशियरी की प्रोसेस है वो क्या है, पुअर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा गया है, एक्सपेंसिव रेमेडी कहा गया है। नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, अंडर आर्टिकल 22 आता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो अंडर आर्टिकल 22 आता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के अलावा वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका जो इन्फोर्समेंट है वो क्या है, केवल इंडिया में ही किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसमें क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या है, ओनली सस्पेंशन के बेसिस पर किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, इस बेसिस पर कि वो नियर फ्यूचर में क्या है, किसी भी पर्सन को या फिर पब्लिक ऑर्डर को क्या कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है। इस बेसिस पर उसकी क्राइम करने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए उसके क्राइम करने से पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंशन के बेसिस पर उस पर्सन का डिटेंशन कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जो कि क्या करता है, किसी भी अगर देखा जाए तो जनरली ये क्या है कि आप क्या है, शंका के बेसिस पर ही, सस्पेंशन के बेसिस पर ही, संदेह के बेसिस पर ही बिना क्राइम किए किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हैं, दोषी मान रहे हैं और उसका डिटेंशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की लिबर्टी को क्या करता है, कर्टेल करता है। ठीक है, उसकी फ्रीडम को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये प्रोविज़न क्या है, इसीलिए इसको बताया गया है कि ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट पर अपने आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। जबकि कहा गया है कि वर्ल्ड की जितनी भी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या है, इसमें स्टेट के पास कुछ आर्बिट्ररी पावर्स भी वो यूज़ कर सकता है, या हो सकता है कि स्टेट की क्या है, अगर किसी पर्सन के साथ आपस में क्या है, अगर उनकी नहीं बनती है तो वो उससे क्या है, अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए भी किसी दूसरे पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए भी उसको उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो वो प्रोविज़न को उसके द्वारा, स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डेंजरस बताया गया है। किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको क्या है, ये कहा गया है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करता है, इंक्रोच करता है। ठीक है, उसकी फ्रीडम को क्या करता है, कर्टेल करता है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है। इसके लिए क्या है, इस फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज़ किया गया है। और स्टूडेंट, इसमें जो लास्ट क्रिटिसिज्म किया जाता है वो है नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी।
स्टूडेंट इसमें ये बताया जाता है, ये कहा जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहा गया कि इनको क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए इनको किसी एक विचारधारा, एक फ़िलॉसफी को फॉलो करके नहीं बनाया गया है। ये कहा गया कि इनके लिए क्या है, जब इनको बनाया गया तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा एक क्या है, कंसिस्टेंट फ़िलॉसफी को फॉलो नहीं किया गया। स्टूडेंट वैसे भी क्या है, जो हमारा इंडिया है वो क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत लार्ज कंट्री है, और यहाँ पर क्या है, काफ़ी डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर है, डाइवर्स यहाँ का कल्चर है। तो किसी एक प्रिंसिपल के बेसिस पर पूरी इंडिया को रेगुलेट करना क्या है, काफ़ी हद तक क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तो वो क्या हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट लिए हैं अपने आप में, ठीक है, ताकि उनको क्या है, अपनी इंडियन जो सिचुएशंस हैं, सोशल सिचुएशंस हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं, उन सबको देखकर ही क्या किया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है, डिफरेंट कंडीशंस को देखकर। इसीलिए क्या है, ये क्रिटिसाइजेशन किया गया है कि ये क्या है, किसी एक फ़िलॉसफी, किसी एक विचारधारा को फॉलो करके नहीं बनाया गया है। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने क्या है, इन सारे पॉइंट्स को समझ लिया, इन सबको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार हम बुक के अकॉर्डिंग भी इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। नंबर 1 जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें क्या की गई हैं, एक्सेसिव लिमिटेशंस लगाई गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, उनमें क्या है, इननंबरेबल एक्सेप्शंस हैं, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं और उनके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं, जिससे कि क्या है, उनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। साथ ही ये कहा गया है क्रिटिक्स में कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, एक हाथ से तो क्या है कि हम इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट प्रोवाइड कराते हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या है, इन पर ये एक्सेप्शंस लगाकर, रेस्ट्रिक्शंस लगाकर, क्वालिफिकेशंस लगाकर क्या करते हैं, उनको हम इंडियन सिटीजन से ले लिया जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या है, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, उनको क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या है, लिमिटेशंस की गई हैं। तो इस चीज़ को क्रिटिक करते हुए, इस चीज़ पर क्या है, अपना आर्ग्यूमेंट करते हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि जसपत रॉय कपूर थे, जिन्होंने कि 1952 से 1962 तक वो राज्यसभा में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने वर्क किया। तो वो ये क्रिटिक्स करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि जो ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, इसको क्या है, इसको फंडामेंटल राइट्स का नेम नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे क्या नाम देना चाहिए, उन्होंने कहा कि इसे नाम देना चाहिए लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स पर क्या है, जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं, इस तरीके से इस चैप्टर को डेजिग्नेट करना चाहिए कि ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स पर जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल राइट्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी लिमिटेशंस को बताना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस लगा दी हैं कि उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट क्या है, बहुत ज़्यादा उनका इन्फोर्समेंट कम हो गया है। और उन्होंने दूसरा नाम दिया कि क्या रीनेम करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को, फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन देयर ऑन। ये कहा कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स से कहा कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा जब बनाया गया तो उसको ऐसे लिखना चाहिए था, उसमें लिखना चाहिए था फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन। क्या करना चाहिए था, फंडामेंटल राइट्स और उनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इस तरीके से इसको इंटाइटल्ड किया जाना चाहिए था, ठीक है।
स्टूडेंट बेसिकली ये क्या है, जो एक्सेसिव लिमिटेशंस हैं, जो इननंबरेबल एक्सेप्शंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में लगाए जाते हैं, उन सब के ऊपर इनके द्वारा क्रिटिक्स किया गया था, जो कि जसपत रॉय कपूर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिक्स स्टूडेंट वो है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या है, केवल और केवल पॉलिटिकल राइट्स का क्या किया गया है, पॉलिटिकल राइट्स को ही प्रोवाइड कराया गया है इंडियन सिटीज़न के लिए। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या है, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न्स को नहीं किया गया है। स्टूडेंट, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का मीन्स है कि क्या करना, राइट टू सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, राइट टू वर्क प्रोवाइड कराना, राइट टू एम्प्लॉयमेंट देना, या फिर राइट टू रेस्ट एंड राइट टू लीजर। ये सब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्रिटिक्स किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के किसी भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का प्रोविज़न नहीं किया गया है। और जो ये जबकि ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं इनको क्या है, जो वर्ल्ड की जो एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, उनके सिटीजन्स के लिए उनके द्वारा क्या है, ये राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे यूएसए है, जैसे फ्रांस है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनको क्या है, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी दिए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, ये थोड़े इंडिया के कंपैरिजन में क्या हैं, छोटे राज्य हैं, छोटे स्टेट हैं या छोटी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे जो ये डेवलप्ड और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, एडवांस लेवल की होती है। तो वहाँ पर तो ये राइट टू वर्क और राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, उसको गारंटीड किया जा सकता है और उसको भी एज ए फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया जा सकता है। जबकि स्टूडेंट अपना जो इंडिया है वो क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर क्या है, अभी भी क्या है, बहुत सारे पुअर लोग इंडिया में रहते हैं। तो सबको क्या है, और यहाँ के जो इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है, लिमिटेड है। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी क्या हो रही है, डेवलपिंग स्टेज में है। तो स्टूडेंट अभी क्या है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट या राइट टू वर्क, इनको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स में ऐड नहीं किया जा सकता है। जबकि स्टूडेंट ये जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट या राइट टू वर्क हैं, ये हम या फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी हैं, इन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनमें तो इंक्लूड किया गया है। लेकिन स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती हैं उनके लिए क्या है, कोई भी सिटीज़न उनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। जबकि अगर ये फंडामेंटल राइट्स में इनको इंक्लूड किया गया होता, राइट टू वर्क या राइट टू एम्प्लॉयमेंट या राइट टू सोशल सिक्योरिटी को, तो अगर स्टेट के द्वारा तब इनके लिए नियम नहीं बनाए जाते तो तब सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई भी पर्सन क्या कर सकता था, इनके वायलेशन के लिए इन्फोर्समेंट को कराने का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट से करवा सकता था, रिट इशू करवा के। लेकिन स्टूडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इस प्रकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या है, इस प्रकार के सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को एज ए फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड कराया गया है अभी तक। क्योंकि क्या है, हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट अभी उतना नहीं हुआ है। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और जो ये क्या हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि क्या है, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, ये सारे राइट्स उनके सिटीजन्स को उनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे यूएसए है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, इन सब कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ के अगर क्या होते हैं, कोई सिटीज़न है अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, अगर वो बेरोज़गार भी होते हैं, तो तब क्या किया जाता है, इन कंट्रीज़ के द्वारा अपने सिटीजन्स को कुछ मासिक भत्ता या फिर क्या है, कुछ रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर क्या है, अभी भी ये डेवलपिंग फेज़ में है अपने।
The socialistic constitutions of erstwhile USSR और चाइना प्रोवाइडेड फॉर सच राइट्स। और ये कहा गया है क्रिटिक्स में फंडामेंटल राइट्स के कि जो सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि पहले का जो USSR था, जो आज रशिया है, और जो चाइना है, वहाँ पर भी क्या है, ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं ये वहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए थे, ऐसा क्रिटिक्स किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो थर्ड क्रिटिक्स किया गया है वो है नो क्लैरिटी। मीन्स कि क्या है, इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स में कोई स्पष्टता नहीं है, ये क्या है, डेफिनेट नहीं है, और ये क्या है, वेग है, अपने नेचर में वेग है, इनडेफिनिट है नेचर के हैं और एम्बिगुअस मैनर के हैं। मीन्स कि क्या है, इनका जो मीनिंग है वो क्या है, डिफाइन नहीं है, वो वेग है और वो क्या है, एम्बिगुअस है, पर्टिकुलर नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है स्टूडेंट्स क्योंकि क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट थर्ड है वहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वहाँ पर जो कुछ टर्म्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज़, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट, इन सब को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है, इनके मीनिंग को क्लियरली बताया ही नहीं गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कि माइनॉरिटी किस चीज़ को कहा जाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का क्या डेफिनेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप कौन कौन सी चीज़ों को रखेंगे, पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या रखा जाएगा, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन सब वर्ड्स में क्या होता है, अपने हिसाब से डेफिनेशन दी जाती है और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, और उसके बाद क्या कर लिया जाता है, इसके बेसिस पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी सिटीज़न के, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, उनको कर्ब कर दिया जाता है। और ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो क्या है, एक सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर है, ठीक है, ये कहा गया है। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या है, उसको बनाने में जो लोग इंक्लूड थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उसमें ज़्यादातर लोग क्या थे, लॉयर्स थे, मींस वो क्या थे, वकील थे। और ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि ये क्रिटिक्स भी किया जाता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लॉयर्स के द्वारा ही बनाया गया है और लॉयर्स के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। इसमें ये क्रिटिक्स कहा जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। ये कहा गया है कि जो हमारे भारत का संविधान है उसको वकीलों के द्वारा बनाया गया है और वकीलों के लिए ही बनाया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है स्टूडेंट्स क्योंकि जब अगर लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसमें कि ज़्यादातर लोग लॉयर्स थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉयर्स थे और लॉयर थे एक, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक लॉयर थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब इन लॉयर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम एक लीगल लैंग्वेज का यूज़ किया, एक क्या जो कि लॉ की लैंग्वेज होती है उसका यूज़ किया। वो क्या होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और क्या है, उसको जो कॉमन मैन है, जो सामान्य मनुष्य है, उसको समझने में क्या है, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये कहा गया है कि इसीलिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी लैंग्वेज भी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और ये क्या है, कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो गई है, ठीक है। यानी कॉमन मैन क्या है, इजीली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, लॉयर्स के द्वारा बहुत सारे लीगल टर्म्स को यूज़ किया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी वेग बना दिया गया है, एम्बिगुअस बना दिया गया है और इनडेफिनिट कर दिया गया है। स्टूडेंट इसी के रिस्पेक्ट में सर आइवर जेनिंग्स जो कि क्या थे, सर आइवर जेनिंग्स ये इन्होंने भी क्या है, एक क्रिटिक्स दिया था। इन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा कि ये क्या है, पैराडाइज फॉर लॉयर्स है। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो लॉयर्स का स्वर्ग है, वो वकीलों का स्वर्ग है। मीन्स क्या है कि इनके द्वारा सर आइवर जेनिंग्स क्या थे, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल वो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल
ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे या क्या थे, काफ़ी डिग्निटरी थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, ये लॉयर्स का क्या है, स्वर्ग है। मीन्स इसको लॉयर्स ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही बनाया है। नेक्स्ट क्रिटिक्स किया गया नो परमानेंसी। इसमें कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, परमानेंट नहीं हैं, और ये क्या हैं, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ठीक है, और ये क्या हैं, इम्यूटेबल नहीं है। इनको कभी भी क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा कर्टेल किया जा सकता है, और इनको कभी भी अबॉलिश किया जा सकता है। और ये कहा गया है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं, ये पॉलिटिशियंस का क्या है, ये एक उनके हाथ में जिनको कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाता है, ऐसे पॉलिटिशियंस का हाथ का खिलौना बन गया है। ऐसा इन्होंने कहा, उनके लिए एक प्ले टूल हो गया है, ठीक है। क्योंकि क्या किया जाता है, पॉलिटिशियंस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नियम कानूनों को इस बेसिस पर बनाया जाता है, अगर उनको मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाता है तो किसी भी लॉ को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, और लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज को बनाना क्या होता है, इजी हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं, पॉलिटिशियंस के लिए क्या बन गए हैं, पॉलिटिशियंस के हाथ का खिलौना बन गए हैं, जिनको कि क्या हो, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये कहा गया है कि जो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है, जो प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको क्या है, केवल वही ऐसी चीज़ है कि जिसके जो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है, जो कि लॉज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती है, अपनी, ठीक है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने एडवांटेजेस के लिए क्या करती है, उसको क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करती है या फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश करती है। उसकी इस अथॉरिटी पर क्या है, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वही एक क्या है, टूल है, वही एक लिमिटेशन की तरह काम करता है। क्योंकि स्टूडेंट ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है, उस फंडामेंटल राइट को अबॉलिश नहीं किया जा सकता है, जो कि क्या हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट हो। ऐसे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट के थ्रू भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया लॉ नहीं बनाया जा सकता है, अगर वो क्या कर रहा हो, अगर वो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो। उस कंडीशन में ये कहा गया है कि केवल जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, यही पार्लियामेंट की जो ये लॉ बनाने की अथॉरिटी है, जो ये इंक्रोचमेंट करने की, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की जो इनकी टेंडेंसी है, इस पर क्या करती है, लिमिटेशंस लगाती है, इसको क्या करती है, काफ़ी हद तक रोकने का काम करती है। नेक्स्ट इसमें क्रिटिक्स किया गया है कि सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी का इन्फोर्समेंट किया जाता है तो उस टाइम पे क्या है, सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर लिया जाता है, स्टेट के द्वारा कर्टेल कर दिया जाता है, उनके इन्फोर्समेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट उस सिचुएशन में भी प्रत्येक इंडियन सिटीज़न के पास आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो ये इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं हमसे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, तो कहा गया है कि ये क्या करता है, हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो रूट्स हैं उनको क्या करता है, उनको कट करता है, उनको क्या करता है, हल्का करता है, उनको क्या है, मजबूत नहीं होने देता है, जिससे कि क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम होता है उसमें जो मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर लिया जाता है, कर्ब कर लिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें ये कहा गया है क्रिटिक्स में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, उनका जो क्या होना चाहिए, उनको एंजॉय करने का यानी उनके एप्लीकेबल का जो प्रोसेस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट का जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन ऑल सिचुएशंस, सभी सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट्स को किसी भी को इंडिया की कंट्री के प्रत्येक सिटीज़न के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इन्फोर्स किया जाना चाहिए, उसको एंजॉय किया जाना चाहिए सभी सिचुएशंस में, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो। ये कहा गया है, मीन्स ये कहा गया है कि हमारे जो अगर फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं तो उसमें स्टेट के द्वारा हमको ये राइट दिया जाना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये राइट दिया जाना चाहिए था, ये प्रोविज़न किया जाना चाहिए था कि चाहे इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो, हर सिचुएशन में किसी भी इंडियन सिटीज़न को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराई जाएं। ऐसा क्रिटिक्स क्या किया गया, ऐसा क्रिटिक्स इसमें फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग किया गया। उसके बाद 6 क्रिटिक किया गया है वो है एक्सपेंसिव रेमेडी। इसमें ये बताया गया कि जो ये जुडिशरी की प्रोसेस है क्या है, इसी को क्या बनाया गया है, स्टूडेंट क्या है, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए वो कहा जाता है, उसके लिए ये प्रोसेस है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी रिट को इशू कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में वो अंडर आर्टिकल 32 अपनी रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 में वो रिट इशू कर सकता है। किस चीज़ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जुडिशरी है वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको क्या किया जा सके, उसको बचाया जा सके, जिससे कि और साथ ही जो लेजिस्लेचर है जो कि आर्बिट्ररी लॉज बना देती है, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे भी क्या है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, जो डिफेंस किया जाता है वो जुडिशरी के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो ये जुडिशियल प्रोसेस है ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण ये कॉमन मैन के लिए क्या बन जाती है, एक हिंड्रेंस बन जाती है, एक बाधा की तरह बन जाती है, जिससे कि वो क्या है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट नहीं करा सकता है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि क्या है जुडिशियल प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिससे कि एक कॉमन मैन क्या है अपने फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कोर्ट के थ्रू नहीं करवा पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बताया है कि ये क्या है, एक एक्सपेंसिव रेमेडी है, क्योंकि जुडिशरी के पास ही क्या है ये राइट्स दिए गए हैं कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को अगर लेजिस्लेचर के द्वारा भी या फिर एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा भी, ठीक है, या स्टेट के द्वारा, ये दोनों स्टेट की बॉडीज़ हैं, अगर इनमें से किसी के भी द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाता है तो क्या होगा, जुडिशरी उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस को करती है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए उसको क्या है एप्लीकेबल बनाती है। लेकिन अगर कोई कॉमन पीपल है, कोई सामान्य इंसान है, तो वो क्या है इस एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस को नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो जुडिशियल प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए इसकी जो एक्सपेंसिवनेस है ये उसके फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में क्या कर देती है, हिंड्रेंस बन जाती है। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है, केवल जो इंडियन सोसाइटी के जो रिच सेक्शन ऑफ पीपल हैं उनको ही मिलता है, क्योंकि ये क्या है काफ़ी एक्सपेंसिव है। रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनके पास तो पैसा है और वो उससे क्या है कर सकते हैं, उससे उस प्रोसेस को कोर्ट में जाकर, जो कि क्या है काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं और लिटिगेशंस वगैरह उनके द्वारा किए जा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्टूडेंट
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया की किसी भी वो इंडिया के ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी में इनको इंक्लूड किया गया है अंडर आर्टिकल 22। और जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है इंडिया के अलावा वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को माना गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच करता है और उसमें क्या है उसको एक तरीके से उसके इन्फोर्समेंट को कम करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में समझाया था कि इसमें क्या होता है, स्टेट के पास आर्बिट्रेरी पावर्स आ जाती हैं और इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या होता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या पहुंचती है, उसको हार्म पहुंचती है। ठीक है, किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल जो लिबर्टी है वो क्या होती है, हार्म होती है। और ये कहा गया है कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, किसी भी पर्सन के जो राइट्स हैं उनको क्या है, स्टेट के राइट्स से कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें क्या है, ये क्रिटिसिज्म किया गया है कि जो किसी भी स्टेट के जो राइट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट्स के राइट्स हैं उनको क्या है, इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स से स्टेट्स के राइट्स को क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया है कि वर्ल्ड की कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एक पार्ट के रूप में बनाया हो और उसका इन्फोर्समेंट किया गया हो। लेकिन इंडिया ही वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको। और प्रिवेंटिव डिटेंशन को हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 22 में डिटेल में। अगर स्टूडेंट्स आपने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं किया हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से समझाया है आर्टिकल 22 के अंडर, तो आप उसको जाकर देख लें। तो स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट है और जो इसमें लास्ट जो आता है, जो क्रिटिसाइजेशन किया जाता है वो किया जाता है इस बेसिस पर कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, वो एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। ठीक है, ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो किसी भी एक फिलॉसफिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, एक विचारधारा के आधार पर नहीं बनाया गया है। और स्टूडेंट इसी बेसिस पर क्या है, एक जो सर आइवर जेनिंग्स थे, ये क्या थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ये बताते हैं और कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या हैं, वो किसी भी कंसिस्टेंट फिलॉसफी से नहीं लिए गए हैं। स्टूडेंट वैसे भी जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो क्या है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसीलिए क्या है, इसकी डाइवर्सिटी को देखते हुए यहाँ पर क्या है, पूरी इतनी बड़ी कंट्री में एक प्रोविज़न, एक प्रिंसिपल के बेसिस पर उसको कंट्रोल करना क्या है, उसको रेगुलेट करना थोड़ा टफ होता है। इसीलिए क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंडीशंस थी, वो जो सिचुएशंस हमारे लिए सुटेबल बैठी, उस चीज़ को देखते हुए भी क्या है, जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स थे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 17 में ऐड किया गया है। जबकि स्टूडेंट ये जो अनटचेबिलिटी है वो हमारे इंडिया
इंडिया में ही क्या था, प्रेवलेंट था। इसको हमने किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। और वैसे भी स्टूडेंट, हमने अगर वर्ल्ड के जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से अगर हमने किसी कॉन्सेप्ट को लिया भी है तो हमने डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमने क्या किया है, उन सारे प्रोविज़न्स को लिया ज़रूर दूसरी कंट्री से है, लेकिन उसको क्या है, पहले हमने जो अपनी कंट्री की जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, उन सब के लिए जो भी कंडीशन, जो भी प्रोविज़न सुटेबल बैठा हो उसको ही अपने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया है। उसको ही, उस प्रोविज़न को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर मॉडिफाई करके ही इंक्लूड किया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं, किसी एक स्पेसिफिक फ़िलॉसफी को फॉलो नहीं करते हैं। इनके लिए क्या है, एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए इसको क्या क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्या कहा गया है कि ये क्या है, इनके लिए नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को बनाते टाइम किसी भी एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी, किसी भी एक विचारधारा को ध्यान में रखकर इनको नहीं बनाया गया है, या एक सिद्धांत को ध्यान में रखकर इनको नहीं बनाया गया है। क्योंकि क्या है, हमारा इंडिया क्या है, काफ़ी डाइवर्स कल्चर का है, काफ़ी डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ का है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करते टाइम ये चीज़ ध्यान दिया गया, ये चीज़ इसको कंसर्न किया गया कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारी कंट्री को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं, उनको ही क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाएगा फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या थे, हमने इस लेक्चर में अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके क्रिटिसिज्म को पढ़ लिया। और इसमें हमने देखा कि क्या क्या क्रिटिसिज्म किए गए हैं। पहला किया गया था एक्सेसिव लिमिटेशन, दूसरा किया गया था नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, तीसरा क्रिटिसिज्म किया गया था नो क्लैरिटी, और चौथा क्रिटिसिज्म किया गया था कि ये क्या है, परमानेंट नेचर का नहीं है, यानी नो परमानेंसी। फिफ्थ क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा कि सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जब इमरजेंसी का टाइम होता है, नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लगाई जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर लिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमने 6 इसमें क्रिटिक्स पढ़ा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो इन्फोर्समेंट है, इनके वायलेशन की कंडीशन में वो क्या है, वो पुअर पीपल के लिए क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव रेमेडी है। ठीक है, उसके बाद हमने 7th पॉइंट इसमें पढ़ा क्रिटिक्स का कि ये क्या है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये क्या है, इसके क्या है, इसके अपोजिशन में काफ़ी पॉइंट दिए गए, काफ़ी क्रिटिक्स किए गए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं होना चाहिए था, और ये क्या करता है, किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को हार्म करता है। ठीक है, और क्या करता है, स्टेट को आर्बिट्रेरी पावर देता है। और स्टूडेंट उसके बाद हमने लास्ट क्रिटिक पढ़ा इसमें, जिसमें हमने पढ़ा कि नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी मींस कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया तो तब उनको क्या है, केवल एक विचारधारा को ध्यान में रखकर या केवल एक टाइप की फ़िलॉसफ़ी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। ठीक है, इसमें डिफरेंट और डाइवर्स प्रोस्पेक्ट्स को ऐड किया गया, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।